This conference will now be recorded. जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, है ना? तो हमने बेटे लास्ट सेशन में सीखा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कैसे डीजेनरेसी स्प्लिट होती है, डी ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में देखा था। फेलियर्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, d orbital of two types, these do not lie on the axis T2G, lie on the axis EG, दो प्रकार के। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करेंगे राइट CMA को, पहले एनर्जी बढ़ेगी और फिर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी हट जाएगी। अब हमारे डी ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे। जनरेट मतलब डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी। हमने आपको कहा था कि आप सिर्फ ऑक्टाहेड्रल दिमाग में रखें। ऑफ कोर्स समझाया, सब कुछ गया था। T2G 3 नीचे हैं ऑक्टाहेड्रल में, राइट? और जब टेट्राहेड्रल हुआ था तो उसके मुकाबले वो उल्टा हो जाएगा। अब अगर आपकी CFSE पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हुई, राइट, CFSE अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन नीचे लो स्पिन बनेगा, और अगर CFSE कम हुई पेयरिंग एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं करना है। इस प्रकार से हमारे पास हाई फील्ड और लो फील्ड जन्म लेते थे। ठीक, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल में ये सब कुछ उल्टा हो जाता था। द CFSE is going to be termed as delta T for tetrahedral. इसमें 3 की एनर्जी बढ़ जाती है, ऊपर चले जाते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। ये अभी 2/5 और 3/5 मैंने अभी नहीं समझाया है, थोड़ा समय दीजिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक एक्सपेरिमेंटल चीज है जो कि निकली है डिपेंडिंग अपॉन CFSE से। मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप इसको बार बार लिखें, वाटर से राइट हैंड साइड वाले थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करें, क्योंकि ये नॉर्मली जो हमारी पेयरिंग करवाएंगे, इस केस में CFSE ज्यादा है। आयोडाइड की CFSE कम है और कार्बोनाइल की CFSE सबसे ज्यादा है, ये आपको कहा गया था। कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ CFSE, राइट? देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन CFSE की प्रैक्टिस पे है। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा गिव मेन पॉइंट्स ऑफ CFSE, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन का मतलब है बेटे अब EG में कितने होंगे और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वो पूछ रहे हैं। And the coordination number of central metal ion in the following complexes. बेटे एक एक करके एग्जाम्पल यहाँ से उठाते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट केस उठा लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है? सिर्फ फर्स्ट के ऊपर अब आप फोकस कर जाने वाले हैं, आराम से करते हैं, कोई मुझे जल्दी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज गोइंग टू बी 3 plus x minus 6 is equal to 0, x is equal to plus 3 आगे, right? Coordination number is bidentate oxalate और 3 है तो coordination number 6 हो गया है। अब हम चलते हैं d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन की ओर। अब देखिए, जब 6 है तो अब आपको पता है कि ये आपका 3 नीचे और 2 ऊपर है दोस्तों, राइट? ये क्या है? T2G और ये क्या है? EG। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट याद करो वो स्क्रीन, वो पेयरिंग करवाता है, राइट? ऑक्सलेट पेयरिंग करवाता है। इस लिस्ट में बेशक ऑक्सलेट आपको कहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे है। वो लिस्ट याद करिए जो हमने पिछली बार की थी, वो पेयरिंग करवाता है, राइट? तो जो पेयरिंग करवाएगा उस वक्त आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने, एक मेरे थोड़ा सा लंबा कर लेने दीजिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट होता क्या है? 27। तो आर्गन 18, वो आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर शायद ही बताए।
आर्गन 18 3d7 एंड 4s2। कोबाल्ट इस वक्त +3 में बैठा हुआ है, तो हमारे पास ये हो गया है आर्गन 18 और 3d6। अब 3d6 है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे जाएंगे। याद करिए आपकी वो स्क्रीन, वो शीट जो एक मैंने पहले आपको दी थी पिछले सेशंस में, वो काम कर रही है, उसको खोलो। इस वक्त ये पेयरिंग करवाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे और आपके पास द डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन आपकी, आप कहेंगे ये डायग्राम बना सकते हैं, रेदर बनाना ही, और आप कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G6, EG लिखो या ना लिखो 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, मैंने कहा याद मत करो, कोरिलेट करो, आगे चलते हैं। 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तभी आप उससे समझने वाले हैं। अब भाई लोग बहन लोग इसको देखते हैं, बी पार्ट को देखते हैं। आपने कुछ याद नहीं करना है, अगर समझ नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथे पांचवें केस में आपको समझ अपने आप करने लगे। तो बेटे ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनियम के ऊपर 1 चार्ज होता है, तो 2 + x - 4 = 0, x = +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है? +2। कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोराइड 1 है, सो दैट इज 1 × 4, दैट इज 4 आ गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोबाल्ट इस वक्त +2 में बैठा है, तो बेटे कोबाल्ट इस वक्त +2 में बैठा है ना, तो आपके पास D7 आ गया। मैंने जानबूझ के अब सॉल्व नहीं किया है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये अगर ये भी नहीं आता है तो प्लीज उसको वर्कआउट करो, क्योंकि हर बार आपको लॉलीपॉप देने का कोई लॉजिक नहीं है। अब 3d7 है और कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 है, राइट? तो आपके पास याद करो टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर होता है और 4 आपके पास, आई एम सॉरी 2 आपके पास नीचे होता है। दिस इज EG, दिस इज T2G, राइट? दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे पता लगता है? यहां से पता लगता है, राइट? तो आपको याद है ये आपकी डिमोशन नहीं करवाता है, ये आपकी डिमोशन नहीं करवाता है। तो इसमें 1, इसमें 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो आप ऐसे ड्रॉ करके दिखाएंगे और आप एग्जामिनर को बोलेंगे EG4 T2G3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, राइट? दिस इज द d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। ये बेशक आप ये ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, वो एक ही चीज है, ठीक? यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज अ d ऑर्बिटल, क्या है? ऑक्यूपेशन। बेटे वही वाली लिस्ट काम कर रही है कि डिमोशन होएगी कि नहीं होएगी। आगे चलें, तो अब हम यहाँ पे ये वाला केस देखते हैं बेटे, ये वाला, राइट? याद नहीं करने का प्लीज, आराम से समझो। सिस का तो कोई लेना देना नहीं है, वो हम आइसोमेरिज्म अभी डिस्कस करते हैं। तो आप x +0 -2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +3 निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 × 2 4 + 2 6 आता है। दिस इज क्रोमियम +3 में बैठा है, ऐसा कर लेते हैं। क्रोमियम होता क्या है? दिस इज आर्गन 18 तो है ही है, क्लास नोट्स में मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्कूल एग्जाम में तुम्हें लिखना होगा। तो दिस इज आर्गन 18, दिस इज 3d5 एंड 4s1। अनोमलस होता है ना क्रोमियम। क्रोमियम +3 में बैठा है बेटे, तो हमारा एक इधर से गया, हमारे पास आ गया है, इट इज 3d3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 है, तो याद करो T2G नीचे, 3 नीचे और 2 आपके पास ऊपर EG। ये कैसे पता लगा? कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लगा। और ना क्लोराइड ना EN डिमोशन करवाता था, तो आपके पास तो वैसे भी पता है D4 to D7 में आपके पास डिमोशन होनी नहीं है,
तो आप डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन लिख देंगे टी के पैरों में T2G और सबस्क्रिप्ट 3, और ये आपकी मर्जी है लिखना है या नहीं लिखना है। इज इट ओके? मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया होगा। लेट्स डू द लास्ट पार्ट, डी पार्ट। ठीक, रिपीट करते रहो बेटे, जितना रिपीट करोगे उतना सुखी रहोगे। द डी पार्ट। अब आप समझ रहे हैं तो आप खुद थोड़ा सा पॉज करके इसको ट्राई करिए। इतनी देर में मैं करता हूं तो आप उसको ऑन कर लेंगे तो ये देखेंगे। आई होप आप पॉज का बटन खूब यूज करते होंगे, पॉज का, स्पीड स्लो का, स्पीड इंक्रीज का, है ना। मैं हिंट के लिए वाटर डिमोशन नहीं कराता है। तो बेटे इस वक्त आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया है 6। दिस इज मैंगनीज +2, मैंगनीज +2। तो आपके पास ये आ गया है 3D5 आ गया है, 3D5 आ गया है। समझ गए? तो मैंगनीज होता है ना 4s2 3D5, तो 2 उड़ गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लग गया, T2G नीचे, T2G और EG, और 5 इलेक्ट्रॉन डिमोशन होनी नहीं है, कैसे वाटर ने नहीं करानी है, तो ये आ गया आपका T2G3 EG2, EG2, दैट इज हमने इसकी डी ऑर्बिटल ये कर लिया। जितना समझ आया इसको रिपीट करो, अभी पॉज करो और इसको अपनी एनसीईआरटी कॉपी में डाउनलोड करो, मतलब अपने हाथ से लिखो इसको। ठीक है जी, आगे जा सकते हैं बेटा पार्टी। तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। लेट्स डू, ये तो मैंने इसके सारे के सारे आंसर दे रखे हैं आपके चारों के। आप ये इसको देख सकते हैं, फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, वो आपकी आंखों के सामने है, मैं सारे नहीं करूंगा, कर भी सकता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे केसेस हैं तो कोई हर्जा नहीं होगा। लेट्स सी, हम ये देखते हैं, वही सारा रिवीजन ही कर रहा है। ऐसा करते हैं बेटे, ये पहले वाला उठा लेते हैं, ये वाला। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है, अदरवाइज तो नाम भी नहीं आएगा। मैं ऐसे कर लेता हूं, ये 1 है, ये X है, और यहाँ पे 4 आपके पास क्या है, ऑक्सलेट हो गया ना, तो -4 हो गया। तो एक मिनट वर्कआउट करके देखें, 1 + x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, +3। मैं उसको जुबानी कर लेता हूँ, मिला के ये इसके बराबर होना चाहिए 4। तो ये 1 है तो इसका हिस्सा +3 आया। आप भी कर सकते हैं, सोचो मैंने क्या किया, राइट। तो इसका नाम बेटे रिवीजन करना अच्छी बात है, दैट इज गोइंग टू बी, काफी देर हो गई ना, पोटाशियम। आप पूरा लिखेंगे, चलिए मैं भी लिख देता हूं क्योंकि रिकॉर्डेड मीडियम है। पोटाशियम डाई एक्वा। अब मन में कर रहा होगा, थोड़ा सा पॉज दें, डाई ऑक्सलेटो, डाई ऑक्सलेटो, क्रोमेट, क्रोमेट 3, और बाहर 3 पानी है तो उनको एक्वा नहीं बोलेंगे, वो तो कोऑर्डिनेशन सल्फेयर के लिए था, ट्राईहाइड्रेट। क्या ये समझ गए? इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वही T2G3 वगैरह काम करनी है, T2G3 काम करनी है। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है, तो बेटे इट इज T2G EG, T2G नीचे होएगा ना, और क्रोमियम इस वक्त +3 में बैठा है, तो आपके पास हो गया था, क्रोमियम होता है, इट इज 3D5 4s1,
तो क्रोमियम आ गया है 3d3। 3d3 में तो वैसे ही डिमोशन नहीं होनी पुत्रों, तो आपके पास ये आ गया है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखने से ही बता दिया था 6। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और कुछ कराया ही नहीं। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट बेटे आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए थे, तो n इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन रूट 15, it is approximated 3.92 बोहर मैग्नेटॉन, राइट। इसकी पूरी जन्म पत्री यहाँ पे हमने निकाल मारी है। क्या ये समझ गए? रिपीट ऑल ऑफ देम। अभी तो कुछ मैं कर रहा हूं तो बट फिर भी आपको देखने होंगे सारे के सारी प्रॉब्लम्स दोबारा सॉल्व करना बेटे, प्रैक्टिस है। तो अभी के लिए मैं करना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ पे आपके लिए होमवर्क लिखा है, अगले पेजेस के ऊपर मैं इसको सॉल्व भी करता जा रहा हूं। लेट्स सी द बॉम्बे पार्ट। दिस इज +3 आ गया क्रोमियम। अब मैं बट ऑब्वियस हूं, मैं हर बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ इसका नाम पढ़ रहा हूं, लिख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि आगे आंसर में आपको मिल जाएगा। ट्राई क्लोराइडो, ट्राई पिरिडीन, क्रोमियम 3। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो T2G, ओ एक मिनट जाइए, Eg। अब इसमें भी आपके पास क्या है? नो पेयरिंग। अरे आपको पता है ना 3d3 है, तो दिस इज गोइंग टू बी, ये आ जाएगा। और इसका भी जो n होएगा आपके पास कितना होएगा? 3 होएगा। म्यू कितना होएगा? 3.92 बोहर मैग्नेटॉन, पीछे किया ही है। और दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक हो जाने वाला है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, और 6 के लिए ये आपके पास 6 ही होएगा, राइट मेरे पुत्रों। लेट्स सी द सी पार्ट हियर। मैंगनीज +2 में बैठा है, सोचो मैंने क्या बोला, मैंगनीज +2 में बैठा है। अरे ऐसे कर लिया करो ना बच्चों, 6 माइनस है, 4 पॉजिटिव है, तो बचे कितने हैं? 2 पॉजिटिव है, बाकी लिख के करो, आंसर वही आएगा। पोटेशियम हेक्सासायनम या साइनाइडो, अपनी लेटेस्ट एनसीईआरटी देखना, अगर वो साइनाइडो बोलता है तो तुमने साइनाइडो लिखना है, और जो भी स्टेट बोर्ड के हैं वो भी एनसीईआरटी को ही मानना। हेक्सासायनम या साइनाइडो दोनों चलते हैं। मैंगनीज, मैंगनेट 2, मैंगनेट 2, राइट। तो ये अब मैंगनीज इज 3d5 आ गया है, मैंगनीज इज 3d5 निकल के आ गया है, ठीक। 3d5 T2G और Eg। याद करो साइनाइड वो शरारती एलिमेंट, गुंडा एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट था, डिमोशन करता है। तो यहाँ पे पांचों के पांचों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके यहाँ पे बैठेंगे, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएगी। और इसके पास n हमारा कितना होगा? 1 2 3 4 5, n 1 होगा, म्यू 1.73 बोहर मैग्नेटॉन बनाएगा। मुझे कैसे पता? वो जो स्क्रीन तुम्हें दे रखी है ना, शीट, वो शीट तुम्हें दे रखी है, वहां से मैं आंसर निकाल लेता हूं। वंस मोर लेट्स डू द डी पार्ट। बेटा ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी हैं आपकी। डी पार्ट, द डी पार्ट, ये बाहर मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 है, ठीक है जी, यहाँ पे 2 है, ये मैं जरा यहाँ पे भी ठीक कर देता हूँ, ये मिसप्रिंट है बेटा, ये 2 है,
तो ना नॉर्मली ना ऑक्सीडेशन स्टेट वर्नर सर ने कहा था हर जो एलिमेंट है वो मानता है, ये मैंने 2 कर दिया बेटा। तो कोबाल्ट कोबाल्ट इस वक्त +3 में बैठा है, राइट। 3D कोबाल्ट होता क्या है 27, सो दिस इज 4s2 3d6 3d7 3d6 रह गया। तो 3d6 T2G कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लग गया, एंड EG, राइट। EG अमोनिया पेयरिंग करवाता था, याद करो D4 to D7 के अंदर। तो आपके पास इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो तुम समझ सकते हो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रहा है, n is equal to 0, mu is equal to 0 आ जाएगा। अमोनिया करवाता था डिमोशन D4 to D7 के अंदर। लेट्स सी द लास्ट पार्ट, E पार्ट। आयरन भाई साहब +3 में बैठे, नाम क्या होएगा सीजियम टेट्रा क्लोराइडो फेरेट 3। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो 4 होएगा बेटे Eg नीचे और T2G ऊपर, पेयरिंग होनी नहीं है, तो इसमें 2 और इसमें 2 आ जाएगा। एक मिनट मेरे को चेक कर देते ना, मैं शायद ना आयरन का वो गड़बड़ कर गया बेटे, लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है। हर चीज आपको तो लिखनी है। आर्गन 18 3d6 4s2, तो 3d5 आ गया है आयरन। आयरन इस वक्त कितने में बैठा है, ये 3d5 में है, तो मैंने वो गलती कर। तो Eg के पास 2, T2G के पास 3। क्या ये समझे बच्चों, ये था ना। तो पेयरिंग तो होनी नहीं, तो सिंगलिंग करवाना है, 2 और 5। तो बच्चों n कितना हो गया है 5, और म्यू कितना हो गया है √35, तकरीबन 5.89 बोहर मैग्नेट्रॉन के आसपास। 5.9 कह देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा, हमने आयरन जानते हुए अगर हमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो वहां पे वो गड़बड़ हो गया था। तो आई एडवाइजेस इसको रोक दो और इसको रिपीट करो ऑल क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी नोटबुक। एनसीईआरटी मतलब तुम्हारे वो जेई नीट में भी काम आएगा और वैसे भी काम आएगा बेटा। यहाँ पे बच्चे मैंने इन सारे क्वेश्चंस के जो अभी मैंने करवाए हैं ना, वो एक ही बात है, मैंने ये हिंट वैसे भी रखे हुए हैं, वो तो हमने सॉल्व करवा दिया, तो अदरवाइज ये भी किया हुआ है। चलो जी, लेट्स मूव फर्दर। जरा CFT को साफ सुथरा करते हैं, देखते हैं कि आगे हमने क्या छुपा के आपके लिए रखा हुआ है। स्पेक्ट्रम हम क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर हल्का सा जितना चाहिए रिव्यू करते हैं। Spectrum is arrangement of radiation in increasing order of wavelength. G, gamma, X, visible, micro and radio waves. इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है, इधर आते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। गुरु मंत्र GXVMR, उससे आगे C भी होता है, बट C हम आपको करवाते नहीं है, कॉस्मिक रेज डिबेटेबल हो जाती हैं। दीज आर, आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कि नहीं है, तो आप गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल, ये विजिबल को इसलिए रखा गया बेटे ब्रैकेट में कि इसमें 7 रंग है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एनर्जी कम है। वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है। पहला हम इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है। E is equal to h nu और frequency is equal to, you remember, C by lambda. तो frequency is inversely proportional to A.
तो हम इसमें से निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो GXVMR इस तरफ जाते हुए एनर्जी डिक्रीज करती है और वेवलेंथ इंक्रीज करती है। G क्या है? गामा। X क्या है? एक्स रेज। V क्या है? विजिबल। स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों डाला है? याद करने का तरीका है विबग्योर। इसके इस तरफ अल्ट्रावायलेट आता है, इसके इस तरफ इंफ्रारेड आता है। M for microwaves, R for radio waves, the radio waves ऐसा बोला गया। इंपॉर्टेंट है तो आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है बेटे, ठीक, इंपॉर्टेंस की वजह से और कुछ नहीं है। Why we are doing it? कोई क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश करो, देखते हैं क्या कहने की कोशिश करें। बेटा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। What will be the correct order? What will be the correct order for wavelength of absorption in visible region for the following? फर्स्ट स्टेप मेरे दोस्तों, जाओ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे और देखो वहां पे ऑर्डर क्या है। वाटर से ज्यादा अमोनिया से ज्यादा द NO2 या साइनाइड, जो कि इस वक्त नहीं है, मैंने गलती से साइनाइड पढ़ लिया था, ये ऑर्डर है। वाटर, अमोनिया, नाइट्रो का ऑर्डर है। क्या ये ऑर्डर है? इधर आते हुए CFSE इंक्रीज करेगी। मैं बता दूं, एग्जामिनर ने ये नहीं बताया है, ये ऑर्डर तुम्हें याद आना चाहिए। अब आपके दिमाग में बोल आएगा, हाई कैसे याद करूं? अरे यार बोझ क्यों डालते हैं, एटलीस्ट 3 तो करो, 5-7 बार लिखो। वाटर से ज्यादा अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा नाइट्राइट हो ये। तो बेटे एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी कौन अब्जॉर्ब करेगा? वाटर। देखो ना, निकल सब में +2 में बैठे। उससे ज्यादा कौन करेगा? अमोनिया। कैसे पता? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी CFSE बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी ज्यादा ही तो अब्जॉर्ब करेगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे कौन अब्जॉर्ब करेगा? NO2 6 और -4, गलती होगी बेटे, ठीक है। कहां से पता लगा? CFSE का। अगर CFSE नहीं आती है तो दिक्कत में हो। तो CFSE देखने के लिए क्या था, मास्टर ने बार बार आपको कहा था कि उसको कॉपी करो, तो भी जाके देखो ना, दाएं बाएं और देखोगे तो और फायदा होगा। तो उसने वहां से पूछा करेक्ट ऑर्डर फॉर वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो वी नो इट दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है जी। तो देयरफॉर वेवलेंथ अब्जॉर्ब्ड वाटर की क्या होगी? एब्जॉर्ब्ड मैक्स होगी। और अमोनिया की क्या होगी? कम होगी। और NiO2 इसकी क्या होगी? सबसे लीस्ट होगी। फ्रीक्वेंसी देखोगे तो उसकी सबसे ज्यादा होगी। राइट मेरे प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व एंड प्लीज रिपीट इट एंड कॉपी इट इन एनसीईआरटी। सुनो, इस चैप्टर के ना जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे नॉमेनक्लेचर के थे एनसीईआरटी के, मैंने सारे साथ में डाले हैं। तो इसकी एनसीईआरटी को पोस्टपोन मत करो, इसकी एनसीईआरटी पॉज करो, अपने एनसीईआरटी नोटबुक में क्वेश्चन भी दिया गया है, कॉपी करो। तो याद करो बच्चों, एक ना 3/5 और 2/5 था, है ना? तो 45 नंबर पेज। अब वो समझाऊंगा आपको। मैंने कहा था ना कि एक चीज मैंने अभी समझाई नहीं है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अब ये वाला काम समझाने के लिए हम आगे बढ़ गए हैं। वो तब क्यों नहीं बताया? क्योंकि एग्जाम्पल के साथ करवाना चाहता था, अदरवाइज हम लोग याद कर लेते हैं, तो मैंने उसको रोक लिया था बेटे। अब मैं उसको करवाने वाला हूँ, ठीक।
ये क्या है, व्हाट इज 0.6 एंड व्हाट इज द -0.4 का क्या मतलब है। मैंने लिखा है CFSE पर इलेक्ट्रॉन, CFSE पर इलेक्ट्रॉन, राइट। लेट्स डू इट। कैलकुलेशन ऑफ CFSE, इट इज +6 पॉइंट नॉट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा वो CFSE को 0.6 बढ़ा देगा। आप फर्श पे बैठे हो, कुछ 3 कमरे आपकी बेसमेंट में है, 2 कमरे ऊपर हैं, तो अगर आपको ऊपर वाले कमरे में जाना है आपको एनर्जी का खर्चा होएगा, अगर आपने नीचे जाना है तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है। तो ऊपर आपके पास देखो ना, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो चारों को हमने एक को 0.6 फ्रैक्शन ऑफ CFSE दे दी है, और नीचे में 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो ऊपर और नीचे की मिला के एनर्जी तो कैंसल होनी चाहिए ना। तो उसको 6 है तो उसको मैंने 2.4 को 6 से डिवाइड करके 0.4 माइनस, इसलिए उस केस में एनर्जी डिक्रीज कर रही है और ऊपर वाले में एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ये हम आपको बोल रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या चीज है, कैसे आया है। ठीक है बेटे, तो करने की कोशिश करते हैं। मान लो, प्लीज आराम से बैठो, आपके पास T2G1 था। T2G1 का मतलब है कि इसकी जो CFSE होगी दैट इज, एक इलेक्ट्रॉन है ना, -0.4 इंटू 1, दैट इज -0.4 डेल्टा नॉट होगी। अगर T2G2 हो तो -0.4 इंटू 2 CFSE -0.8 ये होगी। अगर T2G4 तो दैट इज माइनस इंटू 4, राइट, दैट इज -1.6 ये होगी। अगर आपके पास T2G6 हुआ तो -0.4 इंटू 6 -2.4 ये है। समझा? पर इलेक्ट्रॉन 0.4 डेल्टा नॉट पर इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई करो, राइट। अब सपोज यहां पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज T2G3 Eg1। तो CFSE टोटल इज 3 इंटू -0.4 प्लस 0.6 इंटू 1 और ये, दैट इज -1.2 प्लस 0.6, दैट इज 0.6 डेल्टा नॉट। समझे बेटे? याद मत करो, लेट इट बी। T2G3 Eg2 होता 3 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 -1.2 प्लस 1.2, दैट इज 0 आपके पास एनर्जी हो जाती, राइट। ये लेट्स मूव फर्दर। एक सेकेंड पुत्रो, लेट इट बी। यहां पे ऐसा होता, राइट, ऐसा होता, तो देखते हैं क्या होएगा। इस वक्त क्या आ गया, T2G6 Eg2 6 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, ये -2.4 प्लस 1.2 -1.2,
ठीक है, लेट्स सी। अगर यहां पे ऐसा होता तो T2G6 0.4 into 6 plus 0.6 into 4, that is a 0 CFSE होता। That is कहां से आ रहा है वो 3/5 और 2/5, समझ पा रहे हैं? अब एक और चीज देखो बेटा, एक और चीज देखो, कभी कभी वो क्या करते हैं, यहां पे देखो मैं लाल पेन ले रहा हूं जानबूझ के, थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं। यहां पे हमारे पास 3 पेयर्स भी तो है ना, 1 2 3, ठीक है जी, 3 पेयर्स, पेयरिंग भी तो हुई है। अरे पेयरिंग में भी तो एनर्जी लगती थी, पेयरिंग एनर्जी, दैट इज वी हैव 3 पेयरिंग एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज +3 भी लिख देते हैं, राइट। यहां पे आपके पास 5 पेयर है ना, +5p, 5 पेयर्स बनाने की आपको जरूरत पड़ी है, तो दैट इज 5 पेयरिंग एनर्जी का भी खर्चा होगा। जहां पे पेयरिंग नहीं है वहां पे कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखी है, जहां पे पेयरिंग है वहां पे मैंने ये लिखा है, ये +3 पेयर। T2G6 में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बेटे, तो 3 पेयरिंग आ जाएगी, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब था, सोचना। CFSE इसमें कुछ केस करते हैं, अब आप सियाने हो चुके हैं, लेट इट बी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज 0.6 into 1 minus डेल्टा टी टोटल, समझे बेटे? लेट्स सी, दिस इज ये, तो into 2 minus 1.2 T for tetrahedral, प्लीज वॉच, मैंने उसी को चेंज किया है। अब सपोज आपके पास यहां पे ऐसा और यहां पे ऐसा है, तो 0.6 into 4 minus +0.4 टोटल ये, so that is -2.4 plus 0.4, that is -2 plus 2 पेयर टोटल एनर्जी, समझे? लेट्स सी, पूरे भर दो, 4.6 plus 6 0 plus 5 पेयर टोटल एनर्जी। ये बच्चे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो अब आपको शायद समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना? थोड़ा बहुत क्यों, पूरा समझ आ रहा होगा, यू कैन जस्ट वर्क इट आउट। कॉन्सेप्ट चेंज हो जा रहा है, CFT में से हम बाहर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन, छोटा आसान सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं, फायदा होगा, खत्म कर देते हैं, है ना? तो फिर हम आगे जा सकते हैं। Most of the complexes are highly stable. The stability of complex in a solution means the degree of association between the metal ion and the ligands involved in the state of equilibrium. मतलब अगर आप इस इक्वेशन को देखें,
कितने ज्यादा अमोनिया कॉपर को पकड़ेंगे, राइट, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होएगा। अरे इन दोनों के बीच में दोस्ती होनी है ना, तो अगर दोस्ती ज्यादा हुई तभी तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। The magnitude of stability, right, that is equilibrium constant for the association express quantitatively the stability. Equilibrium constant होता है concentration of product by concentration of reactant. कहता है जितना ये stability constant K, equilibrium constant कह रहा है इसको, right, as for stability ले गया, concentration of product divided by concentration of reactant ज्यादा होएगा उतना ज्यादा आपके पास ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होएगा। उसका मतलब जितना प्रोडक्ट ज्यादा होगा। द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड मे बी रिगार्डेड एज Lewis acid base reaction. Ammonia is a Lewis base, ligand copper is a Lewis acid. If उनकी दोस्ती स्ट्रॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एंड K will be large. The larger the numerical value of K, the more is the thermodynamical stability of the complex. जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होएगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होएगी। ये हमने पिछले पेज से लेके आया। लेट्स कंसीडर द जनरल रिएक्शन। यहाँ पे 4 लिखा है, 6 भी हो सकता है। Ml4 Ml4. The larger the stability constant, the higher the proportion of Ml4 exists in solution. Reaction forward में जाएगा। Since free metal ion rarely exists in the solution, so that metal ion will be usually surrounded by solvent molecule which will compete with the ligand and successively represented as this. कहता है जब तुमने शुरुआत की है, आपने फेरस सल्फेट लिया है, फेरस को पानी में डाला है और साथ में अमोनिया भी डाल दिया, तो फेरस अकेला नहीं बैठा होगा, फेरस पानी के साथ जुड़ा होगा, राइट। एक हीरो आया है, वो अपने साथ अपनी टीम को लेके आया। अब धीरे धीरे करके उसकी टीम खिसक रही है और उसके साथ नए वाले जो लिगेंड आपने देने थे वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। However, for simplicity, we ignore these solvent molecules. आपको याद होगा पहले एक लिगेंड जुड़ा Ml, तो इसको K1 लिख दिया। अब देखो Ml आ गया, दूसरा लिगेंड से जुड़ा, उसको Ml2 लिख दिया, तो उसको K2 लिख दिया। फिर Ml2 ने तीसरे को पकड़ा, फिर Ml3 ने चौथे को पकड़ा, ऐसे करके K1, K2, K3, K4 आ गया रिस्पेक्टिव। याद करो इक्विलिब्रियम में इफ इक्वेशंस आर एडेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर मल्टीप्लाइड, where K1, K2, K3 are called stepwise stability constant. पहले एक देखा, फिर दूसरा देखा, अगर 6 होते तो 6 बार आता। Alternatively, we can write equation 1, 2, 3, 4 को अगर मैं ऐड कर दूं, राइट, तो ये कट गया, ये कट गया, आपके पास क्या आ गया, 1 ml 4 L4 और Ml4 रह गया। अगर हम इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें, यू अंडरस्टैंड। तो उसने उसको बीटा 4 ओवरऑल में दिया, ओवरऑल, वेयर बीटा 4 इज K1, K2, K3, K4, इस वक्त 4 थे, और जनरली क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी Kn हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेट देख लो, बीटा बड़ा होगा उतना हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल। You remember equilibrium constant for forward is equilibrium constant backward inverse में होता था। The reciprocal of stability constant is known as instability constant और dissociation constant, backward reaction टूटना, forward reaction बनना। तो dissociation constant is stability constant का क्या आ गया है, इनवर्स आ गया है, K forward और K backward, राइट। तो बेटे आपकी आंखों के सामने कुछ डाटा दिया गया है, राइट। देखो फर्स्ट, सेकंड, 4, 5। तो अगर आप इसमें से देखो, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब
जो ये कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है जी। और अगर आप साइनाइड और अमोनिया का मुकाबला करो इसमें, ठीक, तो आपको साइनाइड कम स्टेबल दे रहा। The value of cyanide, it is a stronger ligand than ammonia because the stability constant for cyanide complexes are very large in comparison to ammonia। ये यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, कोबाल्ट एक अलग चीज है। Now let's compare the stability of two nickel compounds। ये देखो अमोनिया 6 और इथिलीन डायमीन 3, ये कितना बड़ा है, ठीक है ना, ये इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7। तो बेटे कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होएगा, कीलेट वाला, ठीक है जी। जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होएगा उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली उतना ही हमारे पास ये ज्यादा बड़ा होएगा। बेटे एक इकलौता क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में से लिख के लाया हूं, पहले समझ लो, कॉपी करेंगे बाद में। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। Dissociation constant, given the beta 4, you remember D for dissociation constant is inverse of association constant. So 1 by 2.1 into 10 raised to power 13, 10 into minus 14 बना दिया है ऊपर, ठीक है, ऊपर चला गया ना, इसको minus 14 में आ गया है, और नीचे 2.1 है, तो इट approximately 4.72 into 10 raised to power minus 14। That's it। आंसर आपके पास आ गया है, राइट बेटा पार्टी। हमने आपको एक छोटा सा टॉपिक कवर करवाया है, दैट इज द स्टेबिलिटी। क्विक रिव्यू हो जाए। डिस्कस फ्यू फैक्टर्स, राइट, व्हिच डिटरमाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ सीएफएससी। लास्ट क्लास में करवा चुका हूं बच्चों, ठीक है जी। पेयरिंग अकर्स विद साइनाइड, मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह, ठीक। यहां पे बेटे मैं ना कुछ केसेस आपके लिए लेके आया हूं। ये I'm giving you as a homework, not for board purposes, but for आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के लिए खासकर। दिस इज योर होमवर्क, एग्जाम्पल्स हैव बीन सॉल्व्ड, ठीक, यहीं से ही उठा रहा हूं, बल्कि ग्रुप फॉर्म स्टेट्रोहेप्टो होमवर्क, ये सारे सब कुछ यहाँ पे आपको इकट्ठा करके की कोशिश की है। If CMA is large, याद है ना, CMA is large, always form square planar। तो कहता है if CML is large, it will form DSP2 irrespective of stronger or weak field। जब CMA large है, प्लैटिनम, तो वो हमेशा DSP2 ही बनाएगा, प्लेनर ही बनाएगा। स्पेलिंग गलत है प्लेनर के, आप देखेंगे। तो DMG causes pairing, ये एक्सेप्शन पहले भी करवाई गई थी, ये भी एक्सेप्शन थी, आपको पहले भी करवाई गई थी। तो मेरे प्यारे से बच्चों, हम CFT में से बाहर आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट में लेके जाएंगे बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, द आइसोमेरिज्म। एक नया कॉन्सेप्ट होगा, टॉपिक अब चेंज हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि हम चैप्टर के एंड की तरफ तैयारी में हैं। मैक्सिमम 2 सेशंस हम इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है जी। अगली क्लास में आइसोमेरिज्म चले जाएगा और उसके बाद इसकी जो पूंछलें होंगी वो साफ हो जाएंगी, राइट सन। तो यहाँ पे रुकने वाले हैं, तो तब तक के लिए मेरे प्यारे से बच्चों, जय हिंद, एंड वी विल कंटिन्यू विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। सुधांशु जेटली साइनिंग ऑफ बेटे, बाय। आज के नोट्स साथ साथ में बनाना, इस चैप्टर में एनसीईआरटी साथ साथ में करना। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इवन जेई एडवांस लेवल को टच करते हैं, तो अभी पूरा करना।
अगर मैं पेपर सेटर हूँगा और मैं मुश्किल क्वेश्चन डालूंगा तो मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में से डालता हूँ हमेशा। आप जेई देख लीजिए, मिलेगा आपको, एडवांस वाला देख लो, मिलेगा। बाय, जय हिंद।